मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक के टॉपिक पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं और लगातार हमने आपको ये वीडियो आपको मिलेगा और क्लास अभी मैंने 2 क्लासेस लिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। पहले लेक्चर जो आप नहीं देखे हैं जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। पहले लेक्चर में मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन कराया था और दूसरा जो लेक्चर था वहाँ पे हमने चर्चा किया था कि इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन से हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर आपके शुरुआती दौर की जो आप तैयारी करते हैं बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज से हम क्लास अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और ये जो है क्लास होगी टैक्सोनॉमी की क्लास होगी और इस पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाद में लाइक करना है और कमेंट में भी बात करना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो कमेंट और लाइक किस बात का। तो आज हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो मेरा कोर्स है बायोलॉजी का, मैं पूरा बॉटनी और जूलॉजी का दोनों पोर्शन मैं पूरी तरीके से कवर करूंगा आपके लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे नंबर आपको जो हमारा थंबनेल है वहाँ पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा और उस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए यदि कोई डाउट से या कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, हो सकता है जब भी हम फ्री मिलेंगे तो आपको एक बार ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ टैक्सोनॉमिक पे, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज बेसिक जो इंट्रोडक्शंस होंगे, खासकर टैक्सोनॉमी के टॉपिक रिकॉर्डिंग, जितने भी शुरुआती दौर के जो प्रश्न बने हैं एग्ज़ाम में उनके बारे में भी बताएंगे और किस तरीके से प्रश्न आया है, इन सारे मुद्दों पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो संभावित हैं आने के लिए। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और आप आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी बच्चों हैं, खासकर बायोलॉजी के हैं, उनको आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ये हमारा आपके प्रति जो गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, तो हम आज आपके लिए लेक्चर 3 लेके आए हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके पहला दूसरा ज़रूर देख लें। और बहुत ही जल्दी और एक चीज़ आपको बता दें कि जो भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करें। मतलब पूरे तरीके से आपके लिए जितना भी अच्छा काम हो सकेगा उतना मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा और आपको क्या चाहिए उस चीज़ को भी बारे में आप बताते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं खासकर टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी एक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बायोलॉजी की शुरुआत होती है। आखिर बायोलॉजी का शुरुआत जो है यहीं से क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि इस सृष्टि में अगर हम देखा जाए तो 2 ही चीज़ें मेन हैं, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल है। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल की अगर हम बात करें तो दोनों के जो बेसिक कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिक है प्लांट और बेसिक है एनिमल। प्लांट्स में हम लोग आखिर शुरुआती में तो डिसाइड था ही नहीं कि कौन है प्लांट कौन है एनिमल, तो ये धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हुई एवोल्यूशन के आधार पर और इसी चीज़ को टैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, आखिर क्यों इनको अलग किया गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि टैक्सोनॉमी की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी, अगर हम इस चीज़ को अलग नहीं करके पढ़ेंगे या उनका सेक्शन में डिवाइड नहीं करेंगे तो पढ़ना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन हो जाता और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इस वजह से जो भी कंटेंट हमको पढ़ना है वो हम क्या करेंगे, अलग अलग किया गया। और शुरुआती जो वैज्ञानिक थे, चाहे कैरोलस लिनियस साहब थे, ठीक है ना, और चाहे जो है
कैंडोल साहब थे। तो ये लोग आए और इस चीज़ को अपना एक नेतृत्व बनाए, एक रूल्स बनाए इन्होंने कि हम लोग जब भी बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे एक विशेष नियम और रूल के तहत, और ये जो रूल होगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे देश के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा, और उसी के आधार पर साइंटिफिक नेम को डिजाइन किया गया। और साइंटिफिक नेम जब डिजाइन किया गया तो उसी साइंटिफिक नेम को पूरे देश में रखा गया कि जब भी कोई नाम रिसर्च में आएगा या किसी स्पीशीज के बारे में नई इंफॉर्मेशन मिलेगी या कोई नया अपडेट मिलता है तो हम उसमें उस सारी सूचनाओं के बारे में बताएंगे ताकि पूरे देश में उस चीज़ के बारे में लिखा जाए और लिखने के बाद उस चीज़ को पढ़ा जाए। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट टैक्सोनॉमी का। और धीरे धीरे लोअर प्लांट से लेके हायर प्लांट तक हम लोग गए। जैसे कि हायर प्लांट से आपका एंजियोस्पर्मिक आता है, लोअर प्लांट्स में ये आपका जो है लोअर प्लांट्स में बैक्टीरिया से आपका एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडोजिम्नो, जितने भी सारी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, ये लोअर प्लांट्स के अंतर्गत आती हैं। तो शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से हुआ और ये क्लासिफिकेशन बना के सबको अलग अलग सेक्शन रखा गया ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बड़े आसानी से इस विषय में जानकारी मिले और सूचना मिलती रहे, और ताकि रिसर्च भी चले और नया अपडेट भी होता रहे। इसी तरीके से एनिमल भी था। एनिमल में शुरुआती तो यूनिसेलुलर से स्टार्टिंग होती है, जैसे कि हमने अमीबा की बात करें, ठीक है। अब वहाँ से हमने पोरीफेरस, टेट्रा प्लेटी हेलमिंथेस, एस्ची हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये शुरुआती था बायोलॉजी का, खासकर एनिमल्स के लिए। तो यहाँ से इनका धीरे धीरे क्लासिफिकेशन किया गया। तो अभी आज इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर ये शब्दों का चयन क्यों किया गया और किस तरीके से इसके आगे बढ़ाया गया। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड में दो चीजें हैं, एक टैक्सो और दूसरा नॉमी। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जितना आप इनको तोड़ के अलग करेंगे, टैक्सो नॉमी ये दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। टैक्सो और नॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप, टैक्सो का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। मैं आपको अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, एकदम बेसिक से सिखाएंगे और बायोलॉजी को तोड़ के रख देंगे, बायोलॉजी को शब्दों को तोड़ के रख देंगे, सिखा देंगे, इस बात की गारंटी, भरोसा रखना है आपको, ठीक है। अरेंजमेंट, टैक्सो का मतलब अरेंजमेंट होता है। दूसरा टर्म है नॉमी। नॉमी का मतलब क्या होता है? रूल्स होते हैं, जो रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए कि किस आधार पे हम टैक्सोनॉमी आखिर करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, बेहतरीन करने के लिए उसके कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, और जब तक नियम नहीं बनेगा तो फॉलो कैसे होगा, और फॉलो नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि अरेंजमेंट और रूल्स दो शब्दों के क्या प्रयोग करके एक शब्द प्रयोग किया गया, एक शब्द जो बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी में जो रूल्स बनाए गए वो रूल्स कौन कौन से थे। सबसे पहला रूल जो फर्स्ट रूल था, सेकेंड रूल था, थर्ड रूल और फोर्थ रूल, 4 तरीके के नियम बनाए गए। और इन चारों नियम में सबसे जो बेसिक जो शुरुआत किया गया वो किस आधार पर? आइडेंटिफिकेशन के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, आप नोट करते चलिए, आइडेंटिफिकेशन किया गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किया गया। और दूसरा जो टर्म यूज किया गया, नोमेनक्लेचर। क्या यूज किया गया था? नोमेनक्लेचर किया गया, ठीक है। तीसरा जो लाया गया, तीसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया,
तीसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया था, जो तीसरा था आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। और एक अंतिम रूल बनाया गया, चौथा वाला। चौथा रूल क्या था, ध्यान दीजिएगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन 4 पॉइंट्स को ही बनाया गया इस रूल के तहत। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, और जो चौथा रूल था वो इवोल्यूशन रिलेशनशिप बनाया गया कि आखिर ये 4 कौन कौन से रूल हैं और इनको क्यों किया गया है। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हमारे अपने और परिवार में कोई एक नए बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उनका क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है, तो सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे ही उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद उनका एक नाम रखा जाता है। चाहे प्रेम से हम कुछ भी नाम रखते हैं, एक छोटा जो 1 साल 2 साल चलने वाला नाम होता है, लोकल नाम भी कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया गया नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना। तीसरा क्लासिफिकेशन। अब है क्या वो, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत गए और वहाँ पे आखिर उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया, ठीक है ना। जैसे जीनस और स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सब स्पीसीज आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े कि आखिर इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, समझ रहे हैं। तो इसके बाद इनको प्रयोग किया गया और फिर इवोल्यूशन के आधार पर भी उनको अलग किया गया। इवोल्यूशन के मतलब कितना इनमें अपडेट हुआ है, कितना इसमें अपडेट हुआ है। जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो तब के बच्चे जो थे वो मोबाइल से अपडेट नहीं थे, लेकिन आज की जितनी पीढ़ियां हैं वो मोबाइल से अपडेट हो रही हैं। मतलब उनके अंदर बचपन से ही आप ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जितना एक्टिविटी हम आप नहीं समझ पाएंगे उतना वो बच्चा समझ पा रहा है। तो ये 4 रूल को ही निर्धारित किए गए, तो मैंने आपको व्यवहारिक तरीके से बताया। और लेकिन अब आएंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है ना, कि किस तरीके से इन चारों बारे में, चारों पॉइंट्स के बारे में हम आज इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने बताया कि ये क्या है और सबसे पहले इस टर्म का प्रयोग कौन किया था। ध्यान रखिएगा, टैक्सोनॉमी एक टर्म था। इस टर्म का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, इस टर्म का प्रयोग किया गया था, एक साइंटिस्ट थे। अगर आपको पता है तो आप भी अपने यहाँ लिख सकते हैं इनका क्या नाम था। अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं, एपीडी कैंडोली। ध्यान दीजिएगा, एपीडी कैंडोली थे। ये प्रश्न पूछा भी गया है, एपीडी कैंडोली, एपीडी कैंडोली थे। और इन्होंने इसके बारे में बताया था, कब बताया था, कैंडोली थे। इन्होंने 1813, ध्यान दीजिएगा, 1813 में सबसे पहले टैक्सोनॉमी का जो साइंटिस्ट थे प्रयोग करने वाले, उन्हें क्या कहा गया था,
APD कैंडोली 1813 में। यहाँ पे पहला चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या इसको आपको ध्यान रखना है कि टर्म ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप TGT 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है? 2017 में TGT PGT का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था। कब? 2017 में। ये आप नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टर्म था, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कौन? कार्लोस लिनियस आए। कार्लोस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। फादर ऑफ, मैं आपको लिख दे रहा हूं, फादर ऑफ, एक एक चीज आप नोट करते चलिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा गया? कार्लोस लिनियस को। कार्लोस लिनियस को आपको याद करना है कार्लोस लिनियस के बारे में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि कार्लोस लिनियस कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें कार्लोस लिनियस कहा गया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनका नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ा योगदान था और इस वजह से इन्होंने जो बेसिक इम्पोर्टेंट जो टैक्सोनॉमी में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। इसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दूसरा इसी फादर ऑफ सिस्टमैटिक, ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ कहा गया लिनियस साहब को, फादर ऑफ सिस्टमैटिक। फादर ऑफ सिस्टमैटिक की बात हो चाहे टैक्सोनॉमी की बात हो, इन दोनों के अगर हम बात करें तो कार्लोस लिनियस ही थे जिन्होंने इन दोनों के बारे में बताया था। यहाँ तक 3 पॉइंट्स के बारे में मैंने चर्चा की है। टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक की बात करें तो 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ों में तीनों प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये तो हुआ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक। एक चीज़ और थोड़ा समझिएगा, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग करेगा आपको, मैं इसको नोट करना है। एक और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे वाला जो प्रश्न है यही आएगा कि फादर ऑफ क्या नाम है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। मैं फिर से कह रहा हूं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी मतलब भारत के कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी में अपना रोल अदा किया था? तो ये थे एच शांता पाउ, ध्यान रखिएगा, नाम लिख लीजिएगा, एच शांता पाउ। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कहाँ के थे? अपने भारत के थे, अपने देश के थे। इन्होंने सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और कुछ टर्म हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। टैक्सोनॉमी के और किस नाम से जानते हैं? ये जितने भी पॉइंट्स बताएंगे सब के सब टैक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड और किस नाम से जानते हैं? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और किस नाम से जानते हैं आपको? सिस्टमैटिक बॉटनी कहा गया। क्या कहा गया? सिस्टमैटिक बॉटनी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या कहा गया? सिस्टमैटिक बॉटनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भविष्य में
कंपटीशन के दौर में क्वेश्चन का अपडेशन हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है और नए तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो पुराना तो याद ही होना चाहिए, साथ साथ में कुछ नए पॉइंट्स पे भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। टैक्सोनॉमी आल्सो कॉल्ड, क्या कहा गया है इन्हें? सिस्टमैटिक बॉटनी कहा गया है। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ गई होंगी और आप पढ़ रहे होंगे। सिस्टमैटिक अलग है और सिस्टमैटिक बॉटनी अलग शब्द है, और इसको कौन किया था? टैक्सोनॉमी को ही कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, टैक्सोनॉमी के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, आखिर ये कितने प्रकार का था। शुरुआती दौर में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आखिर किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया था, सबसे पहले उसके बारे में हमको आपको बताना है। तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में देखिएगा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये जो टाइप थे 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। सबसे पहला जो था अल्फा, क्या कहा गया था? अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी। दूसरा जो था, दूसरा अल्फा के बाद बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी। तीसरा ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा अब मैं ज़रूर ये कहूँगा कि यदि आपको सारी चीज़ें, हमारी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए अब, और कमेंट ज़रूर करिए। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और आपके लिए हम बेहतरीन करने का प्रयास कर ही रहे हैं। और ये लगातार ये हमारा जो युद्ध है, ये जो आपको जिताने के लिए जो हम काम कर रहे हैं एग्ज़ाम में, वो आपको करना है। और भारत का कोई भी बच्चा हो, भारत का कोई भी बच्चा हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी गांव का, किसी भी देश का, तो यहाँ से बड़े आसानी से पढ़ सकता है, खासकर बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फा, बीटा और ओमेगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों में सबसे पहले अल्फा टैक्सोनॉमी के बारे में। इसके पहले मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था तुरिल के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे तुरिल ने इनके प्रकार के बारे में बताया। वो कौन थे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तुरिल साहब ने क्या किया कि ये 1938 में, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1938 में, ये डेट आपको नोट कर लेना है बारीकी से। और तुरिल जी ने ये कहा कि सर इनको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, लेकिन जब इनको डिवाइड करने का समय आया तो उन्होंने 3 चीज़ों के लिए, पहला अल्फा, बीटा और ओमेगा क्या लिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अल्फा के आधारित था, सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे प्लांट्स की बात कर लें, चाहे एनिमल्स की बात कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही क्या होता है? जिसके बाहरी संरचनाओं का अध्ययन कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी के आधार पर उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल। तो ये बेस्ड था किस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा जो बेसिक था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर लिए गए थे, कौन कौन से फैक्टर लिए गए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली नहीं बल्कि कुछ और कैरेक्टर्स को लिए गए, जैसे जेनेटिकल,
जेनेटिकल कैरेक्टर को, जेनेटिकल कैरेक्टर को, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को मतलब जीन के अंदर जितने भी परिवर्तन हो सकते हैं या जीन के आधार पर जितने भी कैरेक्टर्स आए उनको इन्होंने जेनेटिकली अटैच किया अपने अंदर, और उसी आधार पर इसे क्या कहा गया, बीटा टैक्सोनॉमी। मैं फिर से कहूँगा, बीटा टैक्सोनॉमी इसे कहा गया। इसके बाद बीटा के बाद हम आए और इन्होंने क्या किया, एनाटॉमी के आधार पर। ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी क्या होता है, जब किसी बॉडी को हम बीच से कट करते हैं या इंटरनली कट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी। एना का टॉमी मतलब बीच से कट करके देखा जाए अंदर संरचना में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दूसरा साइटोलॉजी, ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी के आधार पर मतलब साइटोप्लाज्म के आधार पर इनको अलग किया गया, साइटोप्लाज्म के आधार पर अलग किया। उसके बाद पोलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी मतलब पोलन ग्रेन्स के आधार पर भी अलग किया गया कि किस प्लांट्स में कौन कौन से पोलन ग्रेन्स पाई जाती है। यही फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कोई और यूट्यूब चैनल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जो भी हम दे रहे हैं आप इसको नोट करते चलिए, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को। तो जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स हैं वो एनाटॉमी के आधार पर, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की संरचना के आधार पर, पोलिनोलॉजी का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स के आधार पर जब इनका अलगाव किया गया, क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग तरीके से पोलन ग्रेन्स भी होते हैं। और तो इसको और अच्छे से कहने का तात्पर्य ये क्यों किया गया, क्योंकि और अच्छे से इसको कितना बेहतरीन तरीके से इसको डिवाइड किया जा सके, इसी के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद ओमेगा के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा टैक्सोनॉमी किसका, ओमेगा टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा कि ऑल कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर के आधार पर मतलब मॉर्फोलॉजी भी इंक्लूड था, और जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, पेलिनोलॉजी, और जितने भी बॉडी में मतलब बड़ी बारीकियों से देखा जाने लगा कि और क्या क्या परिवर्तन हो सकता है या कोई और कौन सी चीज़ अपडेट आई है, उस आधार पर जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो आप यहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तीन कौन कौन से हैं, ओमेगा है और तीन कौन कौन से, अल्फा है, बीटा है और ओमेगा। इन तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आया भी है। आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। और 1938 ये आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और नए टर्म की तरफ, ठीक है। तो द टर्म, एक और शब्द यूज किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जो भी बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, थोड़ा सा देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर सिस्टमैटिक के बारे में तो कैरोलस लिनियस साहब थे, लेकिन जब बात आई टर्म न्यू सिस्टमैटिक की, क्या, न्यू सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक के बारे में, न्यू सिस्टमैटिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यू सिस्टमैटिक क्या है। न्यू जो सिस्टमैटिक टर्म था, इस टर्म का प्रयोग जूलियन हक्सले ने किया था। कौन किया था, जूलियन हक्सले ने किया था। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। जूलियन हक्सले ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था न्यू सिस्टमैटिक। लेकिन अगर यहाँ पे केवल और केवल सिस्टमैटिक होता तो कैरोलस लिनियस, बच्चे ही कन्फ्यूजन करते हैं। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि जब सिस्टमैटिक टर्म होगा तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिक टर्म होगा वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, बोलिए,
क्या हो जाएंगे? अगर आप पता है तो आप कमेंट करिए। अगर सिस्टमेटिक होगा तो सी लीनियस, और यदि न्यू आ जाएगा, जैसे ही ये शब्द जुड़ेगा वैसे ही एक जो खोज किया जाएगा जूलियन हक्सले। और यही कन्फ्यूजन होता है, यही गलती भी होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ी बारीकी से चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए आपके संपर्क में जितने भी बच्चे हों उन सभी को लिए, कि ताकि फ़ायदा सबका हो। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा जो रूल था, नोमेनक्लेचर। दूसरा रूल क्या था? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि नोमेनक्लेचर का मतलब किसी भी प्रजाति का जब नामकरण किया जाता है या उनका नाम रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे दो चीज़ों को रखा गया है, दो चीज़ों को, जीनस और स्पीशीज, सबसे बड़े फैक्टर रोल के अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा गया था। तो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इनकी एक बुक थी। कौन सी बुक थी? इसको नोट कर लीजिएगा। इनकी बुक का नाम क्या था? इनके बुक का जो नाम था उसे हम स्पीशीज प्लांटेरम, ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। स्पीशीज प्लांटेरम में इन्होंने क्या था कि स्पीशीज के बारे में सारी सूचनाएं यहाँ पे इन्होंने लिखा था और उसमें जीनस और स्पीशीज दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने इन्होंने इसको लेके चला था। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद करते हैं नोमेनक्लेचर में दो चीज़ें थी और इनके बुक का नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार करके इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना है। स्पीशीज प्लांटेरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर नोमेनक्लेचर के लिए और इसी को नाम का करण, नाम रखा गया नोमेनकरण। ठीक है, तो ये था। अब दो चीज़ें कौन कौन सी थी? एक था जीनस और दूसरा स्पीशीज। एक था जीनस और दूसरा जो टर्म प्रयोग किया गया था स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज दो ऐसे फैक्टर थे जिनके बारे में सूचना इन्होंने कैरोलस लिन्नियस साहब ने किया और इसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त कर दी और अपने जो बुक थी इनकी उसमें इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो स्पीशीज का जो चक्कर है थोड़ा समझिएगा। स्पीशीज क्या होती है, प्रजातियां क्या होती हैं। स्पीशीज की अगर हम बात करें तो स्पीशीज ऐसा होता है जो पूरे टैक्सोनॉमी का सबसे जो बेसिक यूनिट है या बेसिक रैंक कह सकते हैं, वो इसी को आधार बनाया गया और उसके साथ साथ जीनस को भी रखा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का आपस में रिलेशन किस तरीके से है। रिलेशन इनका इस तरीके से है कि जैसे एक पिता और पुत्र के बीच में संबंध होता है उसी तरीके से जीनस और स्पीशीज के बीच में संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, जीनस और स्पीशीज के बारे में सबसे बड़ा ये कॉम्बिनेशन है कि जीनस और स्पीशीज दोनों पिता और पुत्र को दर्शाते हैं। किस तरीके से, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, जीनस कहते हैं कि बाप होता है और पुत्र होता है। कैसे, इसका मैं रूल आपको बताने चल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले जीनस के बारे में चर्चा होगी और फिर उसके बाद स्पीशीज के बारे में चर्चा होगी। क्योंकि जीनस क्या होगा, एक तरीके का होगा, जैसे कहते हैं एक पिता सिर्फ एक ही पिता होता है लेकिन उस पिता के कई और बच्चे हो सकते हैं। तो इसी तरीके से स्पीशीज जो है ये चेंज हो सकता है। जैसे होमो सैपियंस की बात करें तो यहाँ होमो तो सभी में है, समझ रहे हैं,
ह्यूमन के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज समय समय पे बदलता रहा, क्योंकि बायोलॉजी ये कहता है कि एवोल्यूशन के हिसाब से सारी चीज़ें अपडेट होंगी और ये परिवर्तित होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जीनस और स्पीसीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या रूल लगाए गए, तो उसको थोड़ा सा देखिएगा। आप जानते हैं कि हमारे संस्कार और संस्कृति में ये जरूर होता है कि जब भी हम पिताजी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, श्री लगाते हैं। और ठीक उसी तरीके से स्पीसीज होता है, स्पीसीज के आगे हम कभी भी श्री नहीं लगाते। यदि हमारा कोई बच्चा होगा तो उसको हम प्रेम पूर्वक बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसका यूज क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे पहले जो जीनस था, जीनस के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले जीनस के लिए और स्पीसीज के लिए, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर का होगा। कैसा होगा, कैपिटल लेटर का होता है, कैपिटल लेटर का होगा। पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर का होगा, क्योंकि श्री लगाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो पहला लेटर लिया गया वो कैपिटल लेटर के रूप में लिया गया। दूसरा अगर हम बात करें तो स्पीसीज, क्या स्पीसीज की बात करें, इसको जब लिखा गया तो किस लेटर में लिखा गया था, स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में इनका प्रयोग किया गया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, आप ले लीजिए एग्जाम्पल आपके दिमाग में कोई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने बात को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका, और यहाँ पे एल, इसका एक अलग इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैग्नीफेरा इंडिका की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पहला लेटर कैसा है, पहला लेटर ये कैसा है, कैपिटल लेटर एम का होगा, ये वाला। ठीक है, जबकि दूसरा लेटर कैसा है, स्पीसीज। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल लेटर। ये जो रूल बनाया गया था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल या जूलॉजिकल के आधार पर, नोमेनक्लेचर के आधार पे, तो यहाँ पे ये रूल खासकर जीनस और स्पीसीज के लिए किया गया था। पहला लेटर एम और स्पीसीज का दूसरा पहला लेटर कैसा होगा, स्मॉल, और इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर को। तो दो चीज़ें आपको समझ में आएगी। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आगे की तरफ चलता हूँ। और ये तो हो गया पहला। दूसरा नियम, ये पहला था और दूसरा नियम। तीसरा ये कहा गया कि यदि इनको कंप्यूटराइज किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए तो इनको हम इटैलिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं जब ये कंप्यूटराइज होगा। लेकिन तीसरा नियम था, ये इटैलिक वाला तीसरा नियम था। और एक और था, चौथा रूल क्या था, चौथा रूल क्या था, जब ये कंप्यूटराइज करेंगे तो कंप्यूटराइज तो मैंने बताया, लेकिन जब हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखा हुआ चीज होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडरलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसको इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में सब सारी चीज़ें आ गई होंगी। एक चीज़ और छूटा है, एल क्यों कहते हैं। एल का मतलब कार्लस लिनियस साहब ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, कार्लस लिनियस साहब ने इसके बारे में बताया था, और इस वजह से जो ऑथर थे उनका नाम यहाँ पे रखा गया। मान लीजिए आपके विकल्प में अगर इस तरीके का विकल्प आता है कौन सबसे ज़्यादा सही है, तो आप यही वाला आप सबसे ज़्यादा सही करना है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या है,
यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो आगे की तरफ चलने वाले हैं उस पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं और कमेंट जरूर करिए कि ये हमारा जो क्लास है जो आपके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं कैसा लग रहा है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे कि रूल्स क्यों दिया गया, ठीक है। तो चलिए इस पे हमने बात कर लेते हैं और इसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पास एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बायो के बाद एक और नाम आया था, रूल आया था ट्राई नोमियल नोमेनक्लेचर। ये छूटा हुआ था तो इसको बता दें, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या था कि जब इसमें देखिएगा जीनस और स्पीशीज तो था ही, लेकिन जब स्पीशीज और स्पीशीज का ये दोनों जब स्पीशीज का नाम सेम हो जाए, समझ रहे हैं ना, तो उससे क्या कहा गया था, ये तब अलग किया गया था जब कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर देखा गया, तो इस वजह से इनको अलग कर दिया। जीनस, स्पीशीज और फिर स्पीशीज, तो यहाँ पे सबका नाम सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, होमो सैपियंस, ये भी और ये भी और ये भी, समझ रहे हैं। तो तीनों चीजें क्या हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसे क्या कहा गया, स्पीशीज, मतलब कि जीनस, और ये स्पीशीज था और ये सब स्पीशीज। तो 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आगे की तरफ जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था उस पे आते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ICBN कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो ICBN जो लीनियस के द्वारा, इनके लीनियस के द्वारा ये भी लाया गया था। कौन लाया था? लीनियस साहब ने लिया था। कार्लस लीनियस साहब ने इसके बारे में बताया था। ये ठीक है ना, ICBN इन्होंने लिया है। और इनकी जो बुक थी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी हम किताब के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। इन्होंने फिलोसोफिया बोटैनिका, ध्यान रखिएगा, फिलोसोफिया बोटैनिका एक इनकी पुस्तक थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा था। फिलोसोफिया बोटैनिका, ये इनकी बुक थी। इस किताब को आप लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट, ठीक है। और इस 2 पॉइंट के साथ साथ ये जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का ये जो अपीयरेंस हुआ था, कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब इसका दौर किया गया, तैयारी किया गया कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसे हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सा। इसका मतलब क्या है? ये क्या करता था? ये आइडेंटिफिकेशन करता, टैक्सोनॉमिक के ग्रुप की यदि कोई भी कैटेगरीज होती है वो इसको आइडेंटिफाई करती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे टैक्सोनॉमिक, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ एनी रैंक,
रैंक के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। रैंक का मतलब वही जो क्लास हो, ऑर्डर हो, फैमिली हो, ठीक है, उसी के बारे में, किंगडम, फार्टिना, यही सब चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। भी इस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, किसी भी कैटेगरी में कौन कौन कैटेगरी में आ सकता है ये रिप्रेजेंट करेगा और इसी को बेस बना के इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बनाया गया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रैंक ऑफ कैटेगरी, इसको आप लिख लीजिएगा। रैंक ऑफ कैटेगरी में किसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया, रैंक ऑफ कैटेगरी, ध्यान रखिएगा। रैंक ऑफ कैटेगरी का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किस चीज के लिए किया गया था, इसके बारे में आपको देखना है। और इनके एंडिंग नेम के बारे में आपको देखना है। एंडिंग नेम। सबसे पहले डिवीजन शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? डिवीजन शब्द का प्रयोग किया गया। और इस डिवीजन शब्द के लिए फाइटा, ध्यान रखिएगा, फाइटा शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। दूसरा सब डिवीजन, सब डिवीजन। सब डिवीजन तो प्रयोग किया गया था फाइटिना, ध्यान रखिएगा, फाइटिना। पहला फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सब डिवीजन। फिर ऑर्डर, ऑर्डर के लिए क्या किया गया? ऑर्डर। ऑर्डर में क्या किया गया था? ऑर्डर के अंतर्गत जो किया गया था वो एल्स किया गया था, ALES, एल्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर में आप देखते होंगे, किसी भी फैमिली के बारे में पढ़ते होंगे तो ऑर्डर में लास्ट में सफिक्स जो जुड़ता है वो एल्स जुड़ता है। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब सफिक्स हैं, सफिक्स हैं। ताकि इसका प्रयोग की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि वो समझा जा सके कि ऑर्डर है, कि आपका सब डिवीजन है, कि क्लास है, क्या है, स्पीसीज है या जीनस है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो इसके बाद सब ऑर्डर। सब ऑर्डर की बात करें तो सब ऑर्डर में क्या होगा? सब ऑर्डर में जो प्रयोग किया गया था इनेई का। किसका किया गया था? इनेई का, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इसके बाद जो प्रयोग किया गया था फैमिली, ध्यान रखिएगा, फैमिली। फैमिली में आप देखे होंगे कि ACEAE, इस चीज का प्रयोग फैमिली में किया जाता है लास्ट में, जैसे सोलेनेसिएई, लेगुमिनेसी, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपके फैमिली है वहां पे शब्द का प्रयोग किया गया था। और एक टर्म और है सब फैमिली, इसको भी नोट कर लीजिए। सब फैमिली के बारे में, सब फैमिली में क्या खास बात है? सब फैमिली में ODAE, ODAE, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितने भी चीजें मैंने बताया ये सफिक्स है और इनको रैंक ऑफ कैटेगरी डिवाइड किया गया। इन सब का रोल क्या था मैं थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ। देखिए होता क्या था कि सबसे पहले जो डिवीजन किया जाता कुछ शुरुआती कैरेक्टर के आधार पे, फिर उसमें जो परिवर्तन हुआ सब डिवीजन कर दिया गया फाइटिना के आधार पे, फिर ऑर्डर किए गए, मतलब इस आदेश पे इस तरीके से इनको करना है। फिर सब ऑर्डर इनेई शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अगर हम किसी देश की बात करें तो देश के बाद जो आता है वो स्टेट आता है। क्या आता है? स्टेट आता है।
स्टेट के बाद क्या आता है, शहर आएगा, सिटी आएगा। सिटी अगर किसी को शहर से गांव की तरफ पहुंचना है तो क्या करेगा, किस तरीके से आएगा, कैसे उसकी बारीकियों में पहुंचेगा। तो उसके लिए सबसे पास एक एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस में सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, देश, स्टेट, और फिर सिटी की बात करें, सिटी के बाद जब आएगा अपने वो शहर में आता है कोई व्यक्ति, तो फिर अपने वो गांव में जाता है, विलेज में जाता है। और विलेज में जाने के बाद वो किस गांव का स्पेशल लोकेशन में रहता है, फिर वहां पे पहुंचता है। तो कहने का तात्पर्य, इनको मैं रिलेट कर रहा हूं एक दूसरे से इस तरीके से कि इन दोनों में आपस में ये संबंध है कि जब भी डिवीजन किया गया तो एक बड़ा फोकस बनाया गया, और उसके बाद जब छोटे छोटे कैरेक्टर्स को डिसाइड किया गया और उसके आधार पर उनको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड इसलिए किया गया ताकि उसको बड़े आसानी से समझा जा सके। और समझने के लिए ही इतना ज़्यादा जो वर्कआउट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा वो किया गया। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स अगर आप समझ गए होंगे तो एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स मैं दे रहा हूँ एकदम यूनिक दे रहा हूँ और कोई चीज़ आपको छूटने वाली नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। एक और शब्द का प्रयोग हम करेंगे, टाटोनिम्स किसे कहते हैं। नेम ऑफ स्पीशीज में टाटोनिम्स क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टाटोनिम्स क्या होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, टाटोनिम्स, यहाँ पे टाटोनिम्स का मतलब जो इसमें यहाँ पे जो नामकरण किया गया था वो बेस बनाया ये गया कि जब कि यहाँ पे जो टर्म दिया गया था, मतलब कि जेनेरिक और स्पेसिफिक, ध्यान दीजिएगा, टाटोनिम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया था कि यहाँ पे चाहे जीनस की बात हो या जेनेरिक की बात हो या स्पीशीज की बात हो, स्पीशीज की बात हो, ये दोनों जब आपस में सेम रहेंगे जेनेरिक और स्पीशीज, तो उस चीज़ के लिए किसका प्रयोग किया गया था, टाटोनिम का। ये आपस में कैसे होने चाहिए, बोलिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं अगला क्लास जो होगा कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपने शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हमने चर्चा किया है और टारगेट बना लीजिए कि हमको ये सिलेबस पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मैटर रहेगा हम सीधा आपको जो देते रहेंगे। तो कैसा लग रहा है ये क्लास और ये कंटेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, और मैं डेली रात को 8 बजे आपसे मिलता रहूँगा आपके मनपसंद चैनल मंगलम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।